अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बांग्लादेश में अवामी इनकलाब समझे आ गया है, उसके पस मंज़र वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी का धरना जो है वो आज 10वां दिन है, जारी है, तो इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से केवल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, 28 जुलाई को शुरू होने वाला जो एक कंपेन चली थी ना कि बलोच यकजहती कमेटी है 28 जुलाई को जलसा करेगी ग्वादर में। उसके बाद इन 10 दिनों में जो एपिसोड हुआ उसमें बहुत सारे मसाइल पब्लिक अब भी उनका सामना कर रही है। अभी तक ग्वादर में धरना जारी है, कोयटा में भी धरना जारी है, नोशकी में, हब में, कराची में, 5-6 जगहों पे अभी भी बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी है। लेकिन जो हाईवेज़ हैं वो अभी तक खुल नहीं सके हैं। पूरे मकरान में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, पानी की किल्लत पैदा हो गई है, दुकानों में राशनें ख़त्म हो गई हैं, जबकि कोयटा में पेट्रोल वगैरह की जो है किल्लत पैदा हो गई है। इसके अलावा जो चीज़ें कराची से सप्लाई होती हैं, ट्रैफिक न होने की वजह से और सड़कें वगैरह बंद होने की वजह से ये सूरत हाल बहरहाल अब तक मौजूद है लोगों की परेशानियों का। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये मामला का मंतिकी अंजाम क्या होना है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन मुज़ाकरात का दोबारा जो है इस तरह का जो सिलसिला वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और बलोच यकजहती कमेटी भी अपने मौक़े पे खड़ी है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम धरना दे के बैठेंगे। तो ये सूरत हाल मज़ीद चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि फ़रीक़ैन की जानिब से एक लचक का मुज़ाहरा नहीं हो रहा है और बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाई हैं कि उनकी तरफ से जो पकड़ दकड़ है, लोगों को गिरफ़्तारियाँ हैं और FIRs वग़ैरह हैं वो चल रहे हैं। जबकि हुकूमत कहती है कि जी हमने तो मुआहदा किया था, उनके जो लोग थे उनको हमने रिहा भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद धरना नहीं ख़त्म किया जा रहा है। और जब तक दोनों तरफ से मिल बैठ के मुज़ाकरात को अब के टेबल पे नहीं आएंगे तो मकरान बेल्ट की जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर होता जाएगा। चूँकि हुकूमत एक ज़िम्मेदारी होती है ना हुकूमत की कि वो मसाइल का हल निकाले, तो हुकूमत को पहल करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इस वक्त तक वज़ीर आला साहब के जो स्टेटमेंट्स हमें सामने आ रही हैं वो और वज़ीर दाखिला साहब के स्टेटमेंट हमें सामने आ रही हैं, उनसे कभी ऐसा नहीं लग रहा है कोई मुज़ाकरात होंगे। और आज DG साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ज़िक्र किया। बातें वही हैं जो तकरीबन वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने इससे पहले कही हैं कि जी बैरूनी जो है वो एक मुदाखलत है और एक प्रॉक्सी है। समझें कि बलोच यकजहती कमेटी की जो लीडरशिप है एक प्रॉक्सी चला रही है। तो जब इस तरह के सूरत हाल माहौल पैदा हो गया है, लेकिन बलूचिस्तान जो है सफ़र कर रही है, आवाम सफ़र कर रही है और खाने पीने की अशिया तकरीबन किल्लत पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी हद तक है भी। और बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो कराची गए थे मकरान बेल्ट के, वो अभी तक फंसे हुए हैं। हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि कब मसला हल होगा। ज़रा कि मसला हल करना हमारा तो काम नहीं है, वो जो अपडेट वगैरह हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ात की बताऊँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि फ़िलहाल जो है कल भी मैंने इस पर बात की थी कि कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी कब तक ये मामला चलेगा ये आगे नहीं समझ नहीं आ रही कि कब तक चलेगा। बहरहाल अब आते हैं जी बांग्लादेश पे। देखिए बांग्लादेश से 2 महीनों से तकरीबन 2 महीने ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ पे पहले जो है स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम पर एक एहतजाज और मुजाहरे शुरू कर लिए। उसके बाद हुकूमत ने उन पर ज़ाहिर है कि तशद्दुद और क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट के साथ साथ पब्लिक भी साथ निकलना शुरू हो गई। एक टाइम ऐसा भी आया कि अगर बांग्लादेश के बड़े शहरों में, ढाका चूँकि उनका दारुल हुकूमत है, उधर लाखों लोग बाहर निकल आए
और तशद्दुद हुआ, आंसू गैस हुए, फायरिंग हुई है। 300 के करीब स्टूडेंट और आवाम जो है इस पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में वो जो है जाम बाक हो गए हैं। अब तकरीबन ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ 800 कहते हैं, कुछ 1000, 1200-1500 कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि ज़ख्मी कितने हैं। लेकिन 300 के करीब तकरीबन जो मीडिया में रिपोर्ट्स हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के नौजवान, यंगस्टर, स्टूडेंट और आवाम जो है वो हुकूमत के तरफ से जो तशद्दुद हुआ है उसमें जाम बाक हुआ है। फाइनली कल के दिन यानी कि 4 अगस्त को पब्लिक के प्रेशर्स और दबाव पे बिल आखिर हसीना वाजिद साहिबा जो है वो वज़ीर आज़म थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि रिज़ाइन से पहले वो कुछ आवाम से कुछ ख़िताब करना चाह रहे थे, कोई रिकॉर्डिंग करनी चाह रही थी वीडियो, लेकिन वो भी उनको मौका नहीं दिया गया। आखिरकार उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया आर्मी हेलीकॉप्टर पे, फिर उसको ले जाएगा किसी एयरपोर्ट पे। वहाँ से ये मालूमात आ रही हैं कि पहले वो इंडिया जाएंगी और तकरीबन पहुँच गई हैं, और इंडिया के बाद फिर किसी यूरोपियन कंट्री में वो चली जाएंगी। देखिए, अगर देखा जाए हसीना वाजिद साहिबा की गुज़िश्ता अदवार में तकरीबन ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि 2006 से बल्कि नहीं 2009 से हसीना वाजिद साहिबा जो है वो हुक्मरानी कर रही हैं बांग्लादेश पे। दरमियान में बहुत से मामलात आ गए हैं। जमात इस्लामी का वो जो पुराने 70 के दौर में जब वो उनकी आज़ादी हुई, अलहदगी हुई, उसमें बहुत सारे जो जमात इस्लामी की लीडरशिप थी उनको फांसियाँ मिली इस दौरान तकरीबन 5-6 सालों में। अभी भी जमात इस्लामी ज़ाहिर कि एग्जिस्ट करती है बांग्लादेश में। एक बड़ी तादाद है जमात इस्लामी की, जैसे कि इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इसी तरह बांग्लादेश में भी है। उनके कुछ लीडर, पुराने जो लीडरशिप थे सीनियर, उनको फांसियाँ दी गई। एक अंदर से एक अवाम का एक ज़ाहिर के गुस्सा मौजूद था, चूँकि जमात इस्लामी की इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं थी, तो उस वजह से वो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा सके, जमात इस्लामी नहीं दिखा सकी। तो आखिरकार जब स्टूडेंट का मसला आया, वो नौकरियों पे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के कोटे रखे गए थे मुख्तलिफ तबकों के, तो उसमें एक मुतालिबा रखा गया था तकरीबन उसके हुकूमत बांग्लादेश के सामने कि जी ये कोटा मोटा वगैरह ख़त्म किए जाएँ। उस पर पड्डा हो गया, तो हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए और आखिरकार एक वज़ीर आज़म को चलता कर दिया गया। अगर शुरू में अवामी मकसद कहने का ये है कि अवाम के सैलाब के सामने हुक्मरानों का टिकना बहुत महाल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अगर शुरू में हसीना वाजिद साहिबा समझ जाती, एक नेगोशिएशन के टेबल पे आती या यंगस्टर को बुला लेती, एक रास्ता निकाल लेता पीसफुल्ली और सियासी डायलॉग के ज़रिए, तो शायद आज हसीना वाजिद साहिबा जो है वो अपने ही मुल्क से दर ना होती। इससे पहले आपको पता है कि खालिदा ज़िया साहिबा जो 1991 से 1996 के दौरान वो वज़ीर आज़म रही, उसको भी अपने मुल्क से भागना पड़ा। वो इसलिए कि उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। वो भी बताया जा रहा है कि हसीना वाजिद साहिबा ने वो सियासी वो जो कंपटीटर था ना खालिदा ज़िया साहिबा, तो उस वजह से उनको जो है हुकूमती सिस्टम के अंदर उसको बड़ा केसेस वगैरह बना के गिरफ्तारियाँ हुई, उसको बड़ा प्रेशराइज किया, तो आखिरकार वो उनको भी मुल्क से जाना पड़ा। वो तो ज़ाहिर है कि हुकूमतों के आपस के झगड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नवाज़ शरीफ कई बार बाहर चले गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी कई बार जो है बाहर चली गई, फिर नेगोशिएशन हुई, फिर आए। वो तो कोई इनकलाब नहीं था, वो हुक्मरानों की आपस की एक लड़ाई थी। लेकिन हमारे पड़ोस में पहली बार बांग्लादेश में
कि अवामी पावर से, अवामी ताकत के सामने एक हुकूमत न सिर्फ सरेंडर हो गई है बल्कि डह गई है। इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी थोड़ा सा होश का नाखून लेना चाहिए। आज मैं 2 दिन से अगर आप देखें मुख्तलिफ तजज़िया निगार या सोशल मीडिया में वगैरह, लोग कहते हैं कि जी बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान और इस तरह पब्लिक उठाएगी। लेकिन देखें, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई इनकलाबी जज्बा उनके अंदर मौजूद है। वो जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पेट्रोल की बात करता हूँ आपको, कीमत की, सिर्फ पेट्रोल की कीमत की। पाकिस्तान में तकरीबन 250 रुपये का है। बांग्लादेश में जो है वो तकरीबन 160-170 के दरमियान है। और भारत आप जाएंगे उसमें भी 120-130 रुपये से आगे नहीं है। ये मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। बिजली पर यूनिट पाकिस्तान में 77 रुपया है, इंडिया में 18 रुपया है, 17 रुपया है, और बांग्लादेश में 18 रुपया है। आप जरा गैप देखें ना। इसके बावजूद लोग जो है अपने हक के लिए नहीं निकलते। यहाँ पे एक जनरल एक बात की जाती है कि जी हुक्मरान चूँकि करप्ट हैं, हुक्मरान जो है लीडरशिप नहीं है, तो इस वजह से जो है आवाम नहीं निकलती है। तो अभी जो बांग्लादेश में हुआ, तो ये जो वो मंतक दे रहे हैं ना कि जी एक पॉपुलर लीडर के बगैर अवामी जो तहरीकें होती हैं वो कामयाब नहीं होती हैं, तो बांग्लादेश उनके लिए सबसे बड़ा मिसाल है। तो बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के जो अवाम है, जो 70 की दिहाई में वो अलग होके चले गए हैं, ज़हनी तौर पर वो जमहूरी लोग हैं। उनको जमहूरियत पे वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट है। उसकी मैं आपको आज की एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे ही हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत ख़त्म हो गई, रिज़िग्नेशन आ गया, उसके बाद उनके आर्मी चीफ़ ने एक तकरीर की और लोगों को कूल डाउन होने का कहा। उन्होंने कहा कि उसके बाद कर्फ्यू हटाया जाएगा, क्योंकि कर्फ्यू तो लगी हुई थी ना। तो और आर्मी चीफ़ ने कहा कि जी अभी सारी सूरत हाल जो है हमारी कंट्रोल में है, यानी कि फ़ौज के, तो अवाम कूल डाउन वगैरह रहे हैं। लेकिन पब्लिक घर नहीं गई, पब्लिक सड़कों पर थी। यहाँ तक कि आर्मी चीफ़ को एक अबूरी हुकूमत कायम करनी पड़ी। तो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक 12-13 लोगों की जो है वो अबूरी हुकूमत कायम करने की जो है अभी कोशिश हो रही है। नाम जो है उनके सामने आ गए हैं। तो उसमें ब्यूरोक्रेट भी मौजूद हैं अबूरी हुकूमत में, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें जुडिशरी के लोग भी हैं। ये जो है अभी 3-4 महीने के लिए उन्होंने ये अबूरी हुकूमत जो है वो कायम कर ली है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन होना है। लेकिन अगर पब्लिक घरों को चली जाती, शायद कि बांग्लादेश में एक मार्शल नाफिज होती। तो आज दिन भर इस बारे में बात हो रही थी कि एक जमहूरी हुकूमत को निकालने के बाद किसी फ़ौजी आमिर को जो है हुक्मरानी, ये कोई सियासी कोई फ़ैसला नहीं होगा। या लोग समझ रहे थे कि कोई सियासी फ़ैसला नहीं है। लेकिन इसमें हम भी थोड़े से मुतफक्किर हो गए, थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि यार जैसा तैसा है हसीना वाजिद साहिबा, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत तो थी, वोट लेके आई थी। तो ये कैसे एक वज़ीर आज़म को निकाल के और एक आर्मी चीफ़ जो है वो अभी वो हुकूमत संभाल ले। लेकिन उसके फौरी बाद आप देखते हैं 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो आर्मी चीफ़ को भी मजबूरन एक अबूरी हुकूमत कायम करना पड़ी और सबकी इत्तेफाक राय से करना पड़ी। तो इसको कहते हैं कौम जो अपनी सरजमीन और अपनी बका और अपने हक के लिए जब निकलती है, तो ये वो आगे फिर ये नहीं समझती कि आगे कौन है, तो फिर वो उनके मूवमेंट भी कामयाब होते हैं और जज्बा भी जवान होता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई आसार, जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, पाकिस्तान में ऐसे कोई आसार ना नज़र आते हैं ना कभी होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जब मैं बात करूँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक तो यह कि मोटी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को
जमहूरी हुकूमतों के बजाय माशाल्लाह की ज़्यादा आदत पड़ गई है, नंबर एक। दूसरी, और जो जमहूरी हुकूमतें जिसे कहा जाता है, जैसे कि आज है नून लीग और पीपल पार्टी वगैरह, और वो कैसे आई हैं, किस तरह उनकी तर्ज हुक्मरानी कैसे रही है, वो भी सबके सामने है। तो एक आदत पड़ जाती है ना, एक पॉइज़न आप मतलब इस तरह का एक पॉइज़न दी गई है, ये लोग नहीं उठेंगे, कभी भी नहीं उठेंगे। हालांकि रोएंगे धोएंगे, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगी हो गई है, फलाना, अपने हक़ के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।